दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। एनसीईआरटी की किताब है, हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये थोड़ा दूसरी बार रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, टेक्निकल कारणों की वजह से रिकॉर्डिंग पिछली बार नहीं हो पाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश, टोपोग्राफी स्थलाकृति, इसका मतलब है कहीं पहाड़, कहीं ऊंचाई, कहीं निचाई, कहीं मैदान, कहीं समुद्री तट, कहीं पठार, तो इस तरह का इलाका है ना। तो अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं। आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। घाटी बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच में जो कुछ रहने लायक या कुछ समतल ज़मीन जो हो जाता है उसी को घाटी बोलते हैं। और दूसरा ये समझ सकते हैं कि जहाँ से नदी वगैरह निकलती है, हिमालय की नदियाँ या पहाड़ों की नदियाँ तेज़ धार के साथ, वो बहुत बड़ा नदी बेसिन जैसा, गंगा नदी के बेसिन जैसा नहीं होता, ये तेज़ धार वाली थोड़ा पानी का बहाव होता है। तो यहाँ जो कुछ समतल क्षेत्र बन जाते हैं इसी को घाटी बोलते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अब यहाँ आते हैं भारत की भूमि। अच्छा, ये क्या किया है इस एनसीईआरटी में जो हम लोग ऑनलाइन वाले में पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑनलाइन अपलोड किया गया है एनसीईआरटी की किताब, वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नए अपलोड में हटा दिया है। जैसे अभी हम लोग अगर थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, है ना, थोड़ी सी पुरानी, पिछले के 2-3-4 साल पहले की, 2 साल पहले की जो छपी किताब है, और हम सन में हम वो एडिशन भी बता देते हैं कि कब का है, 2006, और आखिरी एडिशन के बारे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, 2016 तक के पास मेरे पास है एडिशन। उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी कि कैसे भूभाग बना, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना था, और भी थ्योरी जो थे, प्लेट्स की थ्योरी थी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंट का डिस्प्लेसमेंट वाले, ये सब वैगनर और मॉर्गन ने जो थ्योरी दिए हैं, तो बहुत कम ही लेकिन थोड़ा पढ़ना था। और पहले भूमि कैसा था, जिसको पेजिनिया कहते थे, 2 भागों में बटा, जिसको लोरेशिया और गोंडवाना कहते हैं, तो ये सब, और उस समय का युग जो ट्राइसिक युग था, तो थोड़े से उस बारे में पढ़ना था, लेकिन अब अभी हटाए हुए। लेकिन आपको हम जब दोबारा बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो सबको बता देंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं भारत के दक्षिण का हिस्सा, आपने देखा होगा या नक्शे में देखे होंगे, ये ऊपर का उत्तर का हिस्सा है और नीचे दक्षिण का, जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा होता है, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, इस प्रायद्वीप का जो भाग है ये भारत का पृथ्वी के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। इसमें पठार है। ये मध्य प्रदेश से मूल रूप से शुरू होता है और नीचे तक चला जाता है। इसे भूभाग का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, सबसे पुराना और स्थिर भाग माना जाता है। मतलब यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह जो पृथ्वी की घटनाएं हैं बहुत कम घटती है, या न के बराबर, या नहीं होती। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। परंतु हाल फिलहाल के जो भूकंप हुए तो हमारी मान्यताओं को गलत कर दिया है। एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ, जो गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, जो हिमालय से नीचे में जो मैदान बने हैं ना, वो हाल ही के हैं, सबसे नई आकृतियों में से एक है। तो ये ध्यान रखना है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अस्थिर भाग कहने का मतलब, तो यहाँ जैसे एवलेंच, स्खलन, भूस्खलन, या भूस्खलन तो नहीं, मतलब जिसको बर्फ़ कहते हैं, एवलेंच कहते हैं, वो जो होता है वो हो सकता है, वो कम पाते रहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं यहाँ घटते रहती है। और ये सबसे नवीन युवा स्थलाकृति है। सबसे नया जो सबसे आखिरी में बन रहा है वो हिमालय, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ। ठीक,
नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की चौड़ी घाटियां बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो उत्तर का मैदान है ना, ये देखिए भारत का जो ये वाला मैदान है, ये जो दिख रहा है ये सब मैदान, ये जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, माने एलोवियल सॉइल है। पानी के साथ ही नदियों के साथ जो गाद, कंक्रीट और बाकी के, कंक्रीट माने कंकड़ पत्थर, कंक्रीट नहीं कंकड़ पत्थर, और बाकी के जो चीज़ बह के आए इसी बेसिन में जमा हो गए। तो ये जो मैदान बना यही उत्तरी मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों से बना। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी मैदान क्या है, जलोढ़ निक्षेप है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल है। इसमें ध्यान रखना है कि नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला पठार, ये इग्नीशियस स्पेलिंग पर नहीं जाना है, और या फिर मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों से बने हैं, रॉक्स के बने हुए हैं। इसमें क्या है, तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। तो इसके मुकाबले क्या है, उत्तर के मुकाबले ये कम ऊंचा पहाड़ी है। ये उत्तर के जो मुकाबले है ना, इसमें ऊंचाई कम है इन पहाड़ियों का, और इसमें घाटियां भी चौड़ी चौड़ी है। अब है मुख्य भौगोलिक वितरण। तो मुख्य भौगोलिक वितरण में अब पढ़ते हैं कि भारत का भौगोलिक वितरण कैसा, मतलब कौन कौन से जमीन के टोपोग्राफी का हिस्सा है। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है पर्वतीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह। तो ये 6 तरह से बांटा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे भी आप जब भारत का नक्शा ध्यान करेंगे, ज्योग्राफिकल नक्शा, भौतिक स्वरूप, तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत में कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान, कहीं द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जैसे, तो यही सब है। तो कहीं समुद्र का तटीय मैदान। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये 6 तरह के स्वरूप हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। हिमालय पर्वत। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बुनावट है और दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। एकदम नया पर, और वलित का मतलब होता है जब 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं, क्योंकि प्लेट्स के बारे में इसमें ऊपर पढ़ाया नहीं गया है तो अभी ध्यान में नहीं आएगा, बाद में हम इसको बता देंगे जब वीडियो बनाएंगे ना बोर्ड पर। तब मान लीजिए एक ये प्लेट है ज़मीन का और एक ये प्लेट, जब ये प्लेट मान लो इधर टकराया तो दूसरा प्लेट क्या हुआ, जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगा, और जो हल्के प्लेट है दोनों में से वो क्या होगा, इस तरह से उठना शुरू होगा। तो यही हिमालय है, इधर से दबा तो इधर से उठ गया। तो यही है, भारत का उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट है, सबसे नई बनावट है, वलित पर्वत श्रृंखला है और पलित पर्वत श्रृंखला है। पलित पर्वत अभी बता दिए। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अब चलिए ऊपर में जो नक्शा दिया है उसमें आपको दिखा देते हैं। ये इसी के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ सिंधु के आसपास से फैली है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र यहाँ तक फैली हुई है, ठीक यहाँ तक। ये जो पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और ये भारत के उत्तर की दिशा में है, ऊपर में है, सबसे उत्तर में है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से इधर तक फैला हुआ है। अभी आप देख ही रहे थे जो सिंधु और गंगा का मैदान है ना, वो आगे चल के बनेगा। चलिए, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। आगे हम मैदानी क्षेत्र में बताएंगे, ये जो अभी बोल रहे थे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखना है। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। एक अत्यधिक असम अवरोध से और एक अत्यधिक असम अवरोधों में एक है। और अत्यधिक असम अवरोध मतलब ऊंचाई, नीचाई, गहराई, घाटी, ये सब ना बहुत ज़्यादा है इसमें। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400, और ये कह रहा है कि ये मोटा मोटी यहाँ से जो यहाँ तक का इलाका है ना, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये 2400 किलोमीटर
के आसपास है, और इधर जो इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर की है, जबकि इधर जो इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर की है। तो यही बताया जा रहा है हिमालय की, पश्चिम में ज़्यादा है और जबकि पूरब में कम है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है अपने पूरे देशांतरीय विस्तार, और इस क्षेत्र में ऊंचाई की विविधता ज़्यादा है। मतलब ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा ऊपर नीचे। अब आगे पढ़ते हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार में के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अक्षांश देशांतर समझते हैं। अक्षांश वाले विस्तार ऐसे और देशांतरीय विस्तार ऐसे। खाड़ी वाले जो विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार होगा, और जो बड़ा विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार होगा। तो अपने पूरे देशांतरीय विस्तार में कहाँ गया, हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर। ये जो हिमालय है इसके देशांतरीय विस्तार के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो ये सब जो हिस्सा है इसको महान हिमालय या हिमाद्री है ना वगैरह कहते हैं। महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, या फिर ये आंतरिक हिमालय जो कह रहे हैं वो कहते हैं। ये सबसे ऊंचाई वाले जो वो चीज़ हैं ये सारे इसी में पाए जाते हैं। जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है ना इसके हिमालय के, यहीं इसी में पाए जाते हैं, महान हिमालय में। लो औसतन जो इसकी ऊंचाई है 600 मीटर है, 6 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ध्यान रखेंगे, 6000 मीटर माने 6 किलोमीटर ऊंचाई। 6 अब मीटर के औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, और जितने हिमालय के मुख्य शिखर आप पढ़ते हैं ना, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट, ये सब इसी में है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर है। कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में है 8481 किलोमीटर है। धौलागिरी नेपाल में है 8172 किलोमीटर नहीं मीटर है। उसके आगे देखते हैं, नंगा पर्वत भारत में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा और मकालू ये सब कहाँ है, सब नेपाल में है। 80,000 मीटर है। ठीक। नंदा देवी भारत में है 7817। कामेट भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। गुरुला माधता नेपाल में है। ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो छोटी ऊंचाई से इसका ज़्यादा है, दूसरा कौन कहाँ है ये ध्यान में आपको रखना है। जैसे नंगा पर्वत भारत में है, नेपाल में। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, और गुरुला माधता नेपाल में है। और इधर जो था धौलागिरी नेपाल में, और मकालू, ये चारों ध्यान रखेंगे। मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी। नेपाल भारत, फिर 2 नेपाल के हिस्से हैं, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असम्मित है। मतलब महान हिमालय, जो महान हिमालय है उसकी वलय की प्रकृति असम्मित का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एकदम ही गोल है, ये ऊपर नीचे वाला गोल है। ठीक। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो इस भाग का जो मेन हिस्सा है, आंतरिक जो मेन हिस्सा है, क्रोड जिसको बोलते हैं, वो ग्रेनाइट चट्टानों का बना। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढका रहता। महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर अंग्रेजी में, और बर्फ़ का जो बहुत बहुत बड़ा सिल्ली होता है ना, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये पिघल के अपना बहते रहते हैं, तो उसको हिमानी प्रवाह बोलते हैं। उसी से नदियाँ फिर बनती है।
अब है ज्ञात कीजिए, महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताएं। तो आपको अगर ध्यान होगा तो बताना है, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप इस जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो महान हिमालय में पाने जाने वाली हिमानी और दर्रा, हिमानी जैसे गंगोत्री, हम बता देते हैं कुछ, गंगा है, यमुनोत्री है, जेमू है, ये जो है ना, ये मिलान है, ये जो है महान हिमालय के ग्लेशियर हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या अभी बता रहे थे, यमुनोत्री, मिलान, जेमू या फिर गंगोत्री, जंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब जो महान हिमालय में पाने जाने वाली सब हिमानी है। और कुछ अगर दर्रा पता करना है तो महान हिमालय का दर्रा आप जो माना दर्रा है, नीति है, लीपू लेक है, ये सब जो दर्रे हैं ये सारे महान हिमालय के ही हैं। नाथुला है, जेलेपला है, नाथुला, जेलेपला, ये सब कहाँ के हैं, महान हिमालय के हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। भारत के उन राज्यों के नाम लिखें, जहाँ ये ऊंचे शिखर स्थित है। ये ऊंचे शिखर कहाँ कहाँ है, उसका अगर आपसे पूछे कि जगह का, स्टेट का नाम बताइए, तो बता पाएंगे क्या? इसका आप देखेंगे भी और हम भी बता देते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है तो इसको छोड़ दीजिए, जो भारत का है उसका स्टेट आपको बताना है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ का है, सिक्किम है, कंचनजंगा सिक्किम स्टेट में पड़ेगा। फिर मकालू तो अपना नेपाल का है, इसको छोड़ देते हैं। धौलागिरी फिर नेपाल का है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ आइए, नंगा पर्वत, यहाँ जो आप नंगा पर्वत देख रहे हैं ये भारत का है लेकिन पीओके के अंदर आता है, ठीक। फिर अन्नपूर्णा, ये तो नेपाल का है, इसको छोड़ देते हैं। नंदा देवी भारत का है और ये नंदा देवी चमोली में पड़ता है, यूके, उत्तराखंड के चमोली में पड़ता है यूके, नंदा देवी। फिर कामेट की बात करेंगे, फिर ये यूके के अंदर उत्तराखंड में पड़ेगा। फिर नामचा बरुआ जिसका नाम है, जो भारत में पड़ता है, ये अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पड़ेगा। नेपाल गुरुमाल दाता है, इसको छोड़ देते हैं। तो सब बता दिए। अब आगे चलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, जो ठीक हिमाद्री है ना, अभी 3 हिस्सा में बांटा है, एक ऊपर वाले को इसको हिमाद्री कह रहे हैं, अब उसके ठीक बगल वाला ये हिस्सा को क्या कहेंगे? तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम मतलब जिसमें ऊंचाई नीचाई सबसे ज़्यादा है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय के बाद क्या नाम है? महान हिमालय या हिमाद्री आएगा पहले, उसके बाद कौन सा आएगा? निम्न हिमालय कहेंगे इसको। महान हिमालय या हिमाद्री के बाद निम्न हिमालय या फिर हिमाचल कहेंगे, ठीक। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जिस तरह वो ऊपर में 400 किलोमीटर है ना पूरा का लंबाई, है ना, तो इसमें से 50 किलोमीटर कौन सा है? ये हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय का हिस्सा। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यह आपको ध्यान रखना है। जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो किसी चीज़ का हिस्सा है? वो है निम्न हिमालय का हिस्सा। निम्न हिमालय का जो हिस्सा है वो है पीर पंजाल श्रेणी। पहाड़ों की श्रेणी क्या है? पहाड़ कई, मतलब पहाड़ जो होते हैं वो मिल के होते हैं, कई पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है। अकेले जैसे हिमालय एक अकेला पहाड़ नहीं है, इसमें छोटी बड़ी चोटियां हैं, छोटे बड़े सब पहाड़ मिलके एक श्रृंखला बनाती है और उन्हीं श्रृंखलाओं को हमने बांटा है। तो निम्न हिमालय की जो श्रृंखला है उसी में पीर पंजाल श्रृंखला है, जिसको हम लोग निम्न हिमालय में डालते हैं। तो पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो निम्न हिमालय का हिस्सा है और सबसे लंबी श्रृंखला यही है, पीर पंजाल।
तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो 3 चीज याद रखना है। निम्न हिमालय का हिस्सा कौन कौन है, या फिर हिमाचल हिमालय का, धौलाधर, या फिर निम्न हिमालय, या फिर आपको महाभारत श्रेणी। ये तीनों है निम्न हिमालय का हिस्सा। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हैं। और इसी श्रृंखला में क्या क्या है, ये जो आपको धौलाधर हिमालय, धौलाधर है या जो निम्न हिमालय का हिस्सा है, महाभारत है, धौलाधर है, और भी जो हम पढ़ रहे थे अभी वो सारे जो हैं धौलाधर, महाभारत और पीर पंजाल। इसी के अंदर घाटियां जो आती है, जो कई घाटियों का आपने नाम सुना होगा, कुल्लू घाटी है ना, इसी में आता है कांगड़ा, कुल्लू, ये सारी घाटियां स्थित है। हिमाचल के हैं कांगड़ा और कुल्लू। तो ये कभी कभी ध्यान में रखना है कि कांगड़ा कहाँ है, ये पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल का हिस्सा है, हिमाचल में है कांगड़ा और कुल्लू। तो ये ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जो पहाड़ी हिमाचल प्रदेश का ये सब क्षेत्र है, कांगड़ा और कुल्लू, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम बताएं। तो आपको ध्यान करना है, एटलस में आप जब देखेंगे तो हम ऐसे राज्यों के नाम बता देते हैं, बाकी एटलस में आप उसको चिन्हित कर लीजिएगा। जैसे मसूरी है, तो मसूरी कहाँ है, यूके उत्तराखंड में है ना, और उत्तराखंड के देहरादून में है। क्या, मसूरी देहरादून में है। फिर आपको आता है नैनीताल, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे कि नैनीताल कहाँ है, यूके उत्तराखंड में, और नैनीताल स्वयं में एक जिला है, ठीक। और फिर रानीखेत, ये भी उत्तराखंड का ही हिस्सा है और अल्मोड़ा में आता है, ये अल्मोड़ा जिला में। तो आपको ध्यान रखना है, आप देख लेंगे मैप पर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच है, 1100 मीटर के बीच। अब आपको ध्यान क्या देना है, जो अभी हम पूरा बता रहे थे उसमें से मूल रूप से आपको ध्यान रखना है ये बात जो हम अभी आपको बताएंगे। हिमालय देशांतरीय विस्तार में 3 हिस्से में बटा है। पहले को बोलते हैं महान हिमालय या हिमाद्री, ठीक, ये बात याद रखिएगा। दूसरा हिस्से को क्या बोलते हैं, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, जिसमें सभी घाटियां और बाकी की पहाड़ की श्रेणियां हैं, पीर पंजाल है, धौलाधर है या महाभारत। तीसरे हिस्से जो सबसे दक्षिण में है उसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, ये सबसे दक्षिण का हिस्सा है। सबसे कम ऊंचाई यही है, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की इसकी ऊंचाई, और 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ये है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो बनी है, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय, जो हम लोग जो मेन हिमालय पढ़ रहे थे, महान हिमालय और बाकी के, उसके द्वारा जो ग्लेशियर बना और ग्लेशियर से जो नदी बना उसके द्वारा असंपीड़ित अवसाद, मतलब अवसाद बोलते हैं निक्षेप को जो बह के आ रहा है ना, सेडिमेंट्स, कंकड़ी, बजरी, पत्थरी, इन चीज़ों को बहा के बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी है, ठीक। ये शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 910 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई इतना है। ये श्रृंखला 900 से 1100, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लगी गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ अभी बताए थे, पहाड़ों के बीच की जगह, तथा घाटियाँ बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को दून कहते हैं।
या दून के नाम से जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। आपको इस बात को समझना है, अभी हम समझाते हैं दून किसको कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था निम्न हिमालय। निम्न हिमालय मान लीजिए यहाँ है, और निम्न हिमालय और ये शिवालिक, इनके बीच में जो लंबवत घाटियाँ हैं ना, इन घाटियों को ही दून कहते हैं। कुछ मैदान जैसा जो इलाका, इसको वहाँ के स्थानीय भाषा में दून कहते हैं, ठीक। और कुछ प्रसिद्ध दून, जैसे आपने देहरादून का नाम सुना होगा, ये उत्तराखंड की राजधानी है। फिर कोटली दून, पाटली दून, ये सब कुछ प्रसिद्ध दून हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे। ये एक मैप दिया गया है, भारत का ज्योग्राफिकल मैप है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। गारो, खासी, जयंतिया और मैप को ध्यान करेंगे। इससे आपका सवाल बनता है कि नदी में सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये है सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, है ना, ब्यास, ये सारी जो नदियाँ हैं इसके सहायक नदियाँ हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जब आप नक्शा ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारी बातें ध्यान में आएगी। सबसे पहले जो आती है यमुना नदी है, यमुना नदी के बाद यहाँ कोई और नदी है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है। तो ये नदियों का क्रम भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। फिर उल्टे तरफ से दक्षिण से आके मिलने वाली नदियाँ चंबल है, फिर और भी बाकी की नदियाँ हैं, सोन नदी है। उत्तर से आके मिलने वाले में यमुना है, और क्या है, पूसा की घुसा कौन सा, ये देखना पड़ेगा। ये तो घाघरा है, गंडक है, ये सारी नदियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ जनजातीय जो लोग रहते हैं वो हैं। बाकी के ये सब ध्यान रखेंगे कि इसको उत्तरी सरकार का घाट बोलते हैं, इस घाट को। यहाँ पूर्वी घाट है, यहाँ से यहाँ एक हिस्से को पूर्वी घाट के, एक हिस्से को उत्तरी सरकार और एक हिस्से को कोरमंडल तट बोलते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट है, इसको मालाबार तट बोलते हैं, और ऊपर के हिस्से को कोकण तट बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत का ये एक फोटो दिया गया है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। अभी हम लोग उत्तर दक्षिण पढ़ रहे थे, अभी पूरब से पश्चिम तक पढ़ेंगे। मतलब मान लो सिंधु नदी से शुरू होके और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएंगे, पश्चिम से पूरब। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये जो मान लीजिए यहाँ से सिंधु से लेके अभी कहाँ तक कहा गया, सिंधु से लेके इस दक्षिण से अतिरिक्त पश्चिम के पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया। इन वर्गों को नदी घाटियों सीमाओं के भी उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें सतलज नदी खोजिए कि कहाँ है, आपकी किताब में अच्छा से दिख जाएगा। तो सतलज तो यहाँ नहीं है, सतलज कहीं इधर होगा, ठीक। सिंधु, झेलम, रावी, ये कौन सा है, सतलज, यही है क्या। तो ये जो, हाँ, ये सतलज और सिंधु के बीच का जो इलाका है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब है, यहाँ कहीं कई जगह इसको कश्मीर और बाकी जो लिखा था अभी जो हम पढ़ रहे थे उस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित
हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आपको सतलज और कुमाऊं, मान लीजिए सतलज और कुमाऊं जो नदी है कुछ इस तरफ है, तो इसको क्या है? सतलज और काली नदी, तो इसके बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब काली और तीस्ता नदी है यहाँ, काली और तीस्ता के बीच के नदी को क्या कहते हैं? वो हिमालय को क्या कहते हैं? काली और तीस्ता नदी को नेपाल हिमालय के नाम से, एवं तीस्ता और दिहांग के नदियों के बीच हिमालय का सीमांकन, नेपाल एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम ज्ञात कीजिए। अब जैसे काली और तीस्ता, यहाँ तो आपको बता दिए कि काली और तीस्ता और फिर अभी जो हम नाम लिए कौन नदी? तीस्ता और काली और तीस्ता को हिमालय को कुमाऊं हिमालय, काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय के नाम से जानी जाती। अच्छा, झेलम और काली के बीच की जो है ना, सतलज और काली है कुमाऊं, काली और तीस्ता है नेपाल हिमालय। ठीक, काली और तीस्ता है नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग है असम हिमालय। ठीक, असम। तो ये हिमालय का वर्गीकरण है ना। कहीं उसको कुमाऊं बोलते हैं, कहीं नेपाल बोलते हैं, और काली तीस्ता के बीच के नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के नदियों के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये नामों को अच्छे से ध्यान में ही रखेंगे, पूछा जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। कुछ क्षेत्रीय नाम पर हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। चलिए इस बारे में आप पता करिएगा कि हिमालय के कुछ जो क्षेत्रीय नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे पता करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखट गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखी मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। अब आपको एक चीज़ जो है यहाँ जो लिखा है उसको ध्यान, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग महाखंड के बाद हिमालय एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा बनाती है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ आके ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के आगे एक दिहांग महाखंड है, गौर्ज है, गड्ढा है। यहाँ के बाद हिमालय एक तीखा मोड़ लेती है और भारत की यहाँ से पूर्वी सीमा बना देती है। ये ध्यान रखिएगा, वो दिहांग वाला महाखंड याद रखना है, और हिमालय सबसे आखिरी, जो अभी नदी का नाम ले रहे थे, ब्रह्मपुत्र सबसे आखिरी नदियों में से एक है जो सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर, एक अभी जो देख रहे थे, दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्वांचल कहते हैं। इसका मतलब असम और असम के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ है, हिमालय है, उसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर के अवसादी शैल से बनी। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बना है वो बलुआ पत्थरों से बना है ना, जो अवसादी शैल है, सेडिमेंटेड है ना, रोक है ना, सेडिमेंट हमेशा कहते हैं कि आपको नहीं जाना है स्पेलिंग पर। तो जो निक्षेपों से बनी है, तो ये याद रखिए कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो अवसादी शैलों से बनी है, निक्षेप से बनी है, जो बलुआ पत्थर से बनी है। ये घने जंगलों से ढके तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। अब आपको ये बात अच्छे से याद रखना
कि जब हम पूर्वांचल की बात करेंगे उसमें पटकाई पहाड़ी है, नागा है, मिजो है, मणिपुर है और ये सब पहाड़ी शामिल है। पटकाई ध्यान रहेगा। और बाकी नागालैंड, मिजोरम उधर के देश हैं, मणिपुर उधर के राज्य हैं, देश नहीं उधर के राज्य हैं, तो इस नाम से भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है पूर्वांचल में। अब चलते हैं आगे, उत्तरी मैदान के बारे में बात करते हैं कि उत्तरी मैदान क्या है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। ये ध्यान रखना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो मैदान बना है ना उत्तर का, जितना भी गंगा और बाकी के, जलोढ़ मृदा से बना है। इसका मतलब हिमालय से और बाकी दूसरे नदियों के थे जो दक्षिण से आए हों या उत्तर से आए हों, उनके साथ जो निक्षेप आए, कंकड़, बालू, पत्थर वगैरह, जो गाद वगैरह आए, उसके जमा होने से बने, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ निक्षेपों को निक्षेप हुआ। इसका मतलब है कि लाखों वर्ष लगे तब जाके हिमालय के नीचे, हिमालय के गिरिपाद मतलब पहाड़ों के ठीक नीचे ये सारे निक्षेप जमा हुए, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। तो याद रखना है, जो ये मैदान है उत्तर का, अगर उत्तर के पूरे मैदान की बात की जाए तो लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से, यह ध्यान रखना कि 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह देखिए, याद रखिएगा, मैदानी इलाका जहाँ कृषि होता है वो हमेशा सघन जनसंख्या वाला होता है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। असल में भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के सबसे फर्टाइल लैंड में से एक, और भारत का तो है ही। एक ट्रिविया दिया हुआ है, जानिए इसको। ब्रह्मपुत्र नदी स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। नदी के बीच में एक टापू को नदी द्वीप बोलते हैं, द्वीप उसी को बोलते हैं। नदी के बीच के टापू को, समुद्र के बीच के टापू को ही द्वीप बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक टापू पर बहुत सारे लोग रख रहे हैं जिसको मजूली के नाम से जानते हैं, मजूली। तो आगे चलते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, जलवायु, कृषि क्षेत्र की दृष्टि से उत्तरी पर्वतों के आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। नदियां जब एक से अधिक धारा में बंट जाए ना, नदी ऊपर से आई मान लो ऐसे, और यहाँ के यहाँ बंट गई, यहाँ बंट गई, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इधर पानी चला गया, इधर चला गया, ये एक नदी आ रही थी, तो इसको बोलते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। आब मतलब पानी होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब का भी दो शब्दों में मिलाकर बना है। पंच का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी। जो 5 नदी अभी हम लोग बनते थे ना, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, उसी को बोलते हैं पंजाब, जो बोल रहे हैं ना पंजाब। अब आगे आइए। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। अब मान लो कि ये कश्मीर से या पाकिस्तान से, सिंधु से शुरू होके यहाँ तक गया, असम तक एक मैदान। ठीक। तो सबसे पश्चिम जो ये वाला मैदान है, इसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान में बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, और ये जो पंजाब का मैदान है इसमें बहुत सारा भाग पाकिस्तान में भी है। ठीक। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा उनकी सहायक नदियाँ, देखिए ध्यान रखिएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और तथा सतलुज 1, 2, 3, 4,
5। अभी जो पंजाब की बात हो रही थी ना, और 5 नदियाँ झेलम जो उनकी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ किसकी, सिंधु की, ये सब है ना सहायक नदियाँ, इसको याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। ये सभी के सभी हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है, और जहाँ ये सब है ना पंजाब का मैदान वाला, उसमें दोआब बहुत सारे हैं, मतलब दो तरफ से जहाँ पानी मिलती है, दो तरफ से जहाँ नदियाँ मिलती है उसका। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। अब आपको ये ध्यान रखना है, वो तत्व पंजाब का जो सिंधु और उसके सहायक नदी से बना हुआ है। अब एक है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान क्या है, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का जो मामला है ना, इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। इधर कहीं घग्गर नदी है, देखिए घग्गर यहाँ के आसपास कहीं है, देखिए घग्गर इधर कहीं आसपास में घग्गर नदी होगा, और यहाँ से लेके तीस्ता, तीस्ता ये लगभग नेपाल के बाद तक का हिस्सा है, ठीक। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा मैदान है, इस मैदान में कौन कौन से क्षेत्र अभी के हिसाब से आते हैं, तो जैसे दिल्ली आ सकता है इसमें, उत्तर प्रदेश है ना, हरियाणा, जिसमें ये ध्यान रखिएगा गंगा के मैदान में कौन कौन से आ जा सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी यानी तीसरा, चौथा बिहार, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 भाग है, कुल मिला के 6 राज्यों से गुजरती है। इसमें गंगा के मैदान में बंगाल भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, दिल्ली उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार झारखंड तो है ही है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना, मतलब ऊंचाई निचाई इसमें न के बराबर है, विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान को भौगोलिक आकृति में भी विविधता है, पर ये जो हम लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है कि एकदम ही समतल है, इसमें भी ऊंचाइयों में विविधता है, इसके भी टोपोग्राफी में डाइवर्सिटी है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब नदी ना ग्लेशियर बह के नदी के रूप में नीचे आ रहा होता है, तो जब जैसे ही शिवालिक को पार करता है, तो शिवालिक जब वो पार कर रहा होता है, तो शिवालिक के पार करने के बाद शिवालिक के ढाल से, शिवालिक के उतरते समय शिवालिक की ढाल पर ही, शिवालिक के ढाल पर पर्वत श्रृंखला जो सबसे दक्षिण में है शिवालिक, इसके ढाल पर पट्टी के रूप में, चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भामर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। गुटिका का निक्षेपण करती है, इसको भामर कहते हैं। ये शिवालिक के ढलान पर है जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। सभी सरताएँ इस भामर के पट्टी में विलुप्त हो जाती है। और ये कंकड़ पत्थर है, पानी नीचे से चला जाता है, ऊपर ही कंकड़ पत्थर रहता है, पानी उसी के छिद्र और दरारों से पार होते रहता है। इस मिट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। जहाँ वो पानी निकलेगा वो दलदल ऑटोमेटिक हो जाएगा, पानी निकलेगा, वहाँ ज़मीन मिट्टी होगी और मिट्टी पानी मिलेगा तो वो कीचड़ जैसा थोड़ा हो जाएगा, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है, ठीक। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र, और जहाँ दलदल वगैरह थोड़ा होगा, जहाँ पानी नमी होगी ज़मीन में, वहाँ जंगल वगैरह हो जाएंगे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो दुधवा जो है ना, उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क, ये इसी दलदली क्षेत्र में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है।
वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहते हैं। भांगर, उसको बोलते थे भांवर, इसको बोलते हैं भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहे जाते हैं। अभी ये ध्यान रखना, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ द्वारा मैदान के ऊपर स्थित है। ये क्या है? वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, जहाँ बाढ़ आ जाता है ठीक उससे ऊपर। इसका मतलब है कि जो भामर और बाढ़ के मैदान का इलाके के बीच में जो है वो बांगर है। तो पहले भामर, फिर बांगर, फिर क्या है? बाढ़ वाला इलाका के नाम से जाना। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं, और जो नया निक्षेप है उसको खादर कहा जाता है। पुराने निक्षेप को क्या कहा जाता है? बांगर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है खादर का, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। आपको गहन खेती के बारे में हम लोग 8वीं क्लास में कृषि के चैप्टर में आपको बता दिए। छोटी जोत भूमि वाली होती है और एक से अधिक फसल उगाने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर खाने के लिए उपजाऊ होता है वो, कॉमर्शियल खेती कम होता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय। प्रायद्वीपीय पठार पिछले बार भी बताए थे कि इग्निशियर और मेटामॉर्फिक से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो आप समझ लें कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपी है ना, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना पृथ्वी का जो दो हिस्सा था, गोंडवाना और लॉरेशिया, उसमें गोंडवाना का हिस्सा। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से दो भाग में बटा हुआ है। एक तो जो ऐसा है ना, तो इसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, और दूसरा है दक्कन का पठार। ये मोटा मोटी आपको समझना है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस पर। मध्य उच्च भूमि और दक्कन के बाद है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मध्य उच्च भूमि अगर समझना है तो सबसे पहले नर्मदा नदी को ढूंढिए। ये मान लीजिए यहाँ कहाँ है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है? ये है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ना नर्मदा नदी के उत्तर, जो पूरे मालवा का पठार, ये सब पूरा जो फैला हुआ है ना, चंबल के दक्षिण और ये नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के उत्तर। चंबल नदी है और नर्मदा भी नदी है, तो नर्मदा के उत्तर और चंबल के दक्षिण जो पूरा मालवा का पठार है, इसी को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका एक हिस्सा ये देखिए, इधर तरफ राजस्थान के मरुस्थल की तरफ भी आया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ से दक्षिण का हिस्सा जो है मालवा के पठार और नर्मदा नदी के बाद ये जो दक्षिण का हिस्सा है इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। ये पूरा इलाका दक्कन के पठार के अंदर आता है। अब आगे चलते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई। आपको ये भी ध्यान देना है कि मध्य उच्चभूमि के नाम से जो जाना जाता है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा और तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। इसमें विंध्य श्रृंखला भी आती है। मध्य उच्च भूमि कौन कौन है? विंध्य श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा से घिरा हुआ है।
उत्तर पश्चिम में अरावली, राजस्थान के आसपास था ना, जो आपको पठार दिखाए थे मध्य उच्च भूमि, उसके इधर देखिएगा, ये जो पठार था अरावली का पठार था। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुभूमि में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य उच्च भूमि से जो निकल रहा है वो कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सारे याद रखना है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम क्या क्या मतलब है? अगर आप ऐसे एक बना लें तो आपको पता चलेगा ये है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ यही लिखा है कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का कौन सा है? उत्तर ये है और पूर्व ये है। तो यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इस तरफ की तरफ बहती है। जो ये जो नदियाँ हैं सिंध, बेतवा, केन, ये सब सिंध, बेतवा, चंबल, केन, ये जो उच्च भूमि की नदियाँ हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वो इस क्षेत्र का ढलान भी बता रहा है कि ये जो क्षेत्र है ऊंचा है और ये जो क्षेत्र है नीचा है। साउथ वेस्ट ऊंचा है जबकि नॉर्थ ईस्ट नीचे है। इस प्रकार इस क्षेत्र का ढलान का ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि है वो इस तरफ, अगर पश्चिम इधर है ना तो आप ऐसे समझिए कि इधर संकीर्ण और इधर चौड़ा है। ये समझिए कि इधर चौड़ा है और इधर संकीर्ण, मतलब थोड़ा पतला। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो मध्य उच्च भूमि है ना, जिससे केन, बेतवा, चंबल वगैरह जो नदियाँ निकलती है, इसके मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है स्थानीय रूप से। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाही छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यही आगे चल के छोटा नागपुर में मिलता है जहाँ दामोदर नदी बहती है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अब ये तो हो गया मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है पठार, जो दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के ऐसा है मोटा मोटी। जो ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा, यहाँ पर सतपुड़ा है, की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। और पूर्व की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे तो इसका नाम अलग अलग होता जाएगा। जैसे ही लगभग त्रिभुजाकार है, ये नर्मदा नदी है, इस तरह के यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा की श्रृंखला। और जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा महादेव, कैमूर, ये सब है, और मैकाल की श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार। भारत के भौतिक मानचित्र को इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब जो दक्षिण का पठार है, अब दक्षिण का पठार मान लो ऐसा है, तो ये कह रहा है कि पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। मतलब क्या है? जो इस तरफ वाला है ये ऊंचा है और इस तरफ वाला जो है वो कम ऊंचा या कम ढाल वाला है। इसका ढाल ज़्यादा है, तेज ढाल वाला ये जो है, और जबकि इसकी ढालाई कम है, ढाल कम। दक्षिण के पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस प्रकार इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, और इसी का जो भाग है ना, दक्षिण के पठार का ही जो एक भाग इधर चलाया है, पूर्व में भी जो चलाया है, जो नॉर्थ ईस्ट में चला गया है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी जो देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कोर्बी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
ये ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको पहाड़ दिखता है वो दक्षिण के पठारों का हिस्सा है, जिसे कार्बी एलोंग उत्तर कचार के नाम से जाना जाता है, या एक भ्रंश मतलब पहाड़ जहाँ दब गया है, मट्टी जहाँ दब गई है, जहाँ पृथ्वी दब गई है, के भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार किसका? मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है, देखिएगा। जबकि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पहाड़ है वो हिस्सा है दक्षिण के पठार का। यह एक भ्रंश द्वारा एक छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी और जयंतिया है, ये बात याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो आप देखते हैं वो 3 पहाड़ श्रृंखला है, गारो, खासी और जयंतिया, पश्चिम से पूर्व। ये यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, गारो, खासी, जयंतिया, पश्चिम से पूर्व, ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है जनरल कंपटीशन में। अब चलते हैं आगे। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। ऐसा है ना, ये इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, ये पठार के इधर घाट है। समुद्र के किनारे जो जगह लगता है उसको पानी के किनारे को घाट बोलते हैं, इसलिए इसको घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम के तट के समानांतर स्थित है। ये पश्चिमी तट ये है, पश्चिमी घाट ये। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये एक तरह का है, मतलब कहीं यानी कि उठा खाफड़े मोटा मोटी एक तरह का है, और इसको दर्रा द्वारा मतलब पहाड़ों के बीच के रास्ते के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति का ज्ञात करें। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये जो है पश्चिमी घाट का दर्रा है, जो पश्चिमी पहाड़ियों के बीच में, ये जो है ना कि पश्चिमी पहाड़ियाँ जो है पश्चिम तट, तो ये पहाड़ियों को पार करने के लिए जो रास्ता है, पहाड़ी रास्ता, उसको दर्रा कहते हैं। इसी में 3 गो है पश्चिम में, पाल घाट, नामी और भी बहुत सारे हैं, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, पाल, थाल और भोर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के, अब पूर्वी घाट की बात हो रही है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये ध्यान रखना है, महानदी से शुरू होके नीलगिरी पहाड़ी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है, कहीं बीच में ख़त्म हो गया, कहीं है कहीं नहीं है। तो नीलगिरी तक, तो आपको ध्यान रखना है नीलगिरी तक आइए वहाँ महानदी से, तो वो सारे पूर्वी घाट का। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये अनियमित है, बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। अनियमित होने के कारण इसका एक ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही है पूरब की तरफ बहते हुए, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूरब में, तो पूरब की ओर बहने वाली नदियों ने इसको काट दिया है पूर्वी घाट को, इस वजह से भी असीमित। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढलान पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। यह ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है, मतलब पहाड़ बहुत ऊंचा है, पानी ऊपर गया तो ठंडा होकर इधर ही पश्चिमी घाट पर बौछार कर देता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, यहाँ राजस्थान वगैरह का जो इलाका है यहाँ है, तो यहाँ से जब चलेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, मतलब यहाँ कम ऊंचा है, दक्षिण में और आते आते पहाड़ और भी ऊंचा हो गया है, पठार और भी ऊंचा हो गया है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामुड़ई, तो ये आपको ध्यान है। पश्चिमी घाट में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मालाबार तट है ना, ये कोंकण तट है, ये सब। अब है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर है, ये याद रखना है। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर कौन कौन से? तो अन्नामुड़ई है, सबसे ऊंचा है, तथा डोडा बेटा, अन्नामुड़ी और डोडा बेटा, ये ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर है। पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, इसको याद रखना है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराई तथा जाबरी पहाड़ियाँ।
ये अभी एक जो सवाल आया था, ये सवाल भी आया हुआ है अभी, एसआई की जो परीक्षा हुई थी प्रोविज़न वाला 78 पोस्ट वाला, इसमें आया हुआ है। ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब है पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट। अब आपको बताएं पूर्वी घाट कौन सा है, ऐसा आप करेंगे तो पूर्वी घाट ये होगा, ये वाला। इसके दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला जो इलाका है ना, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण नीचे और पश्चिम इधर, तो ये जो इलाका है इसमें सेवराय तथा जावेड़ी पहाड़ियाँ ठीक स्थित है। उडनमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। तो जो ये जावड़ी वगैरह पहाड़ियाँ हो ना, जावड़ी और कौन सा था, सेवरॉय, अब उसी में से एक है उडनमंगलम मतलब ऊटी। जो आप जाते हैं ऊटी और कोडाई कनाल यही है। तो आपको बताना है कि ऊटी असल में है कहाँ, कौन से स्टेट में पड़ेगा। तो ऊटी आपको ये तमिलनाडु में पड़ेगा। आप इसको ध्यान करके पता कर लेंगे कि ऊटी कहाँ पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये ऊटी जो है ये तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक, बाकी आप देख लेंगे। हाँ, अब आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है। विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। प्रायद्वीपीय पठार का एक विशेषता और क्या है, यहाँ जो काली मृदा है ना, ब्लैक सॉइल, वो जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेयी हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। तो इग्निशियस रॉक्स से बना हुआ है काली मृदा, जो दक्कन ट्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण के पहाड़ी और मैदानों का ये खासियत भी है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है तो उत्तर पश्चिम में अरावली है जो राजस्थान में आएगा ज़्यादा हिस्सा। पश्चिम उत्तर पश्चिम से ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ। अरावली अपर्दित और खंडित है, मतलब छोटा छोटा पहाड़ है। अभी अरावली को सब काट के भाजपा वाला खा भी रहे थे। ये गुजरात से लेकर दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, ये देखिए, ये भी याद रखिएगा, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अरावली के बारे में कहा जा रहा है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है अरावली। भारतीय मरुस्थल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम अभी देख लेते हैं कि कितना हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा और। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर, ये जो अपना है ना, ये ऐसा ऐसा करके, और यहाँ अरावली है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जहाँ लगेगा वो सब पूरा थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है, माने बहुत कम वर्षा होती है। यह शुष्क, याद रखिएगा, 150 मिलीमीटर से भी कम। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो आप याद रखिएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र के या पश्चिम में जो सबसे बड़ा जो नदी है ना मैदान रेगिस्तानी क्षेत्र में, वो लूनी नदी है। बरकानंद चंद्राकार बालू का टीला विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों में है। आपको याद रखना है, मरुस्थल का जो बालू का टीला है जो अर्ध चंद्राकार स्थिति में बन जाता है ना, उड़ उड़ के जमा हो के, तो इसको बोलते हैं बरकान। याद रखिएगा, ये पूछता भी है कि अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं, तो ये बरकान कहलाएगा। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। जैसलमेर में देखने को मिलेगा क्या, टीलों का समूह या बरकान का समूह। अब है तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो समुद्र के किनारे पहाड़ों के नीचे जो मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है।
ध्यान रखिएगा। प्रदोफीय पठार के किनारों में संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो ये पट्टी जो है ना, ऐसा इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये सब जो पट्टी है ना पहाड़ के नीचे का, ये अगर पहाड़ है तो ये जो पट्टी ये सब तटीय मैदान कहलाता है। ये बंगाल की खाड़ी। अब चलिए, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में जो मैदान है उसको पश्चिमी तट बोलते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं, जो मुंबई और गोवा के आसपास का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है। मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान और दक्षिण के भाग को मालाबार कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है पश्चिमी घाट, उसको 3 भागों में मोटा मोटी बांटते हैं। पहले को बोलते हैं कोंकण तट, दूसरे को बोलते हैं कन्नड़ तट और तीसरे को बोलते हैं मालाबार तट। कोंकण क्या है, मुंबई और गोवा के बीच का इलाका है। मध्य भाग जो कर्नाटका के आसपास का इलाका है, कन्नड़ का मैदान, और मालाबार है केरल के। बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा मैदान एवं समतल है। उत्तरी भाग इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये मैदान अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूर्वी घाट का जो मैदान है, इधर इसको उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिण में इसको कोरमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट के विशाल डेल्टा का निर्माण करती। डेल्टा का निर्माण का मतलब होता है नदियां जब घाट में मिलती है या समुद्र में मिलती है, उससे पहले उसका स्लोप कम हो जाने के कारण बहुत सारे निक्षेपों को जमा करती है। तो मान लीजिए ये नदी आ रही थी, नदी अपना डिस्ट्रीब्यूटरी में बंट गया। अब डिस्ट्रीब्यूटरी में बंटने के बाद जो यहाँ पानी जमा हुआ है, यहाँ पानी के सिवा जो मट्टी वगैरह बीच बीच में जो जमा कर दी, यही होता है डेल्टा। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, इसको ध्यान रखना है। पूर्वी तट पर कौन है? चिल्का झील है। अब आगे आते हैं, एक द्वीप का फोटो दिया गया है, समुद्र के बीच में एक टापू, पानी के बीच में एक टापू। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। केरल के मालाबार तट के पास जो स्थित है लक्षद्वीप, वो कहाँ पे है वो आपको ज्ञात करना है। द्वीपों के समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, और ये जो द्वीप समूह है छोटे छोटे द्वीपों से बना है, जो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल आपको पता करना है कि प्रवाल होते क्या है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो पहले लक्षद्वीप को पहले क्या जाना जाता था? लक्का द्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब ये भी ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो आपको एक बात अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको कवारती जाना है मतलब लक्षद्वीप जाना है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वही कवारती है। इस राजधानी कहिए, मुख्यालय कहिए। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी आवरण ये भी खूब अच्छे से ही याद रखना है। पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ पक्षी अभयारण्य है, वहाँ आदमी नहीं रहता। ये भी लक्षद्वीप के अंदर ही हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान कीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो आप ये भी ध्यान करिएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या पीछे को छूट गया था। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है।
और चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी की झील है भारत में। ठीक, आकार में बड़े संख्या में बाहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप किसके बारे में कह रहा है? अंडमान निकोबार के बारे में ये कहा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह द्वीप समूह 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार कहा जाता है। जैसे ये बहुत सारे हैं, तो उत्तर के हिस्से को अंडमान और दक्षिण के हिस्सों को निकोबार कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह नियमित पर्वत श्रेणियों का शिखर है, और ये ऐसी मान्यता है कि जो पहाड़ डूबा हुआ है ना समुद्र में, उसके ये शिखर हैं, बाहर निकला हुआ हिस्सा है यह द्वीप समूह। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। विषुवत वृत्त मतलब इक्वेटर के करीब है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब बहुत गर्मी और बहुत वर्षा। अब यहाँ एक चीज़ जो छूट गया है वो आप पढ़ लीजिएगा, प्रवाल वाला जो था अभी, प्रवाल पॉलिप्स। प्रवाल क्या है? प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट ठीक प्रवाल से निकलता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सो आकार वाले रोधिका होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये बात याद रखिएगा। आपको अभी हम बता रहे थे कि लक्षद्वीप में क्या है? पिटली पक्षी अभयारण्य है जहाँ आदमी नहीं रहता है, जबकि अंडमान निकोबार में क्या है? बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। वो देश के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों में का प्रमुख स्रोत है, ये ध्यान में रखिए। उत्तरी पर्वत जल और वनों का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों का भंडार है, जिसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियों भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो आपको इसको अब ध्यान में रखना है। अब ये चैप्टर हुआ खत्म। अब कुछ सवाल है, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। इधर निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, द्वीप कहते हैं। अभी हम बताएं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप चारों तरफ से घिरा है तो द्वीप है, 3 तरफ से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप है। दक्षिण का प्रायद्वीप ये हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। अभी हम लोग पढ़े थे, ये नहीं लिखाया गया था कि म्यांमार की सीमा बताती है, लेकिन वो जो बताया गया था जो पूर्वी भारत के पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, उसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वी सीमा का निर्माण तो वही करेगी क्योंकि सीमा लग रही है म्यांमार के साथ, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में। तो आपको देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या था? गोवा और मुंबई के तट को कोंकण बोलते थे। उसके बाद के तट को, कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट बोलते थे, और सबसे दक्षिण को मालाबार तट बोलते थे। ये पूछ रहा है गोवा के बगल वाला, माने कोंकण के बगल वाला, तो कन्नड़ तट, इसमें कन्नड़ कहीं है तो वो होगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। अन्नामुड़ई पश्चिमी घाट का है। कंचनजंगा हिमालय का है।
दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और खासी क्या है, गारो खासी जयंतिया, तो वो पहाड़ की श्रेणी है नॉर्थ ईस्ट में। बाकी ये सब बना लीजिएगा। सभी अपना ख्याल रखें।